चलिए आवाज़ आ रही, एक बार क्लियर कर दीजिए सभी लोग। चलिए आवाज़ आ रही है तो एक बार क्लियर कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए आ रही है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका पहला दिया गया है कि लिच्छवी दौहित्र किसे कहते थे। तो चलिए पहले का जवाब कीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिच्छवी दौहित्र किसे कहते थे। चलिए यहाँ पर आपका जवाब क्या बन जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा डी नंबर आपके समुद्रगुप्त को किसे कहते थे, तो लिच्छवी दौहित्र समुद्रगुप्त को कहते थे। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशिष्ट से उसे लिच्छवी दौहित्र बताया गया, मतलब कह सकते हैं जो प्रयाग प्रशिष्ट में इसका अभिलेख है उसमें से बताया गया है कि इसे लिच्छवी दौहित्र भी कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए अगर पूछे कि समुद्रगुप्त की माता कौन थी तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। समुद्रगुप्त की माता का नाम था कुमार देवी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन विवेकानंद। तो चलिए बिल्कुल जवाब सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। विवेकानंद की थी, कब की थी, तो ये भी डेट आपको यहाँ पर याद रख लेना है 1897 में। कब, तो 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है। चलिए यहाँ पर बताना है अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के जो रचयिता है वो आपके कौन है। चलिए यहाँ पर 3 का जवाब देना है, 3 का राइट आंसर। चलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, मतलब ऑप्शन क्या बन जाएगा, 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और याद रखिएगा अगर ये पूछे कि जो वंदे मातरम आपका है सर्वप्रथम कहाँ पर गाया गया था, तो ये कोलकाता अधिवेशन आपके 1896 में। कब, तो 1896 की कोलकाता अधिवेशन में ये आपका गाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है। कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है। चलिए 4 नंबर आपको जवाब देना है। तो देखिएगा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ इनकी है, ये हरिजन भी आपकी है और हिंद स्वराज भी है ना, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन सी नंबर आपका है ये इनकी रचना नहीं है। क्लियर है ना, ये आपके कार्ल मार्क की है। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुत्व किस वर्ष में प्राप्त किया। तो चलिए बताइए ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर जो प्रभुसत्ता प्राप्त किया था वो किस वर्ष में किया था। चलिए यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो आपको बताया कि 1857 की क्रांति के बाद है ना महारानी विक्टोरिया ये जो घोषणा जारी किया था है ना शाही दरबार, जो कि इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा 5 में, ऑप्शन बी हो जाएगा 1858। अगर डेट पूछे तो 1 नवंबर। ठीक है, 1 नवंबर 1858 से ये कह सकते हैं प्रभुता पूरी तरीके से ब्रिटेन क्राउन के पास हो गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दे दी थी। तो देखिएगा 6 नंबर में यहाँ पर कह सकते हैं ये थे आपके कौन, गार्गी द्वारा है ना। कौन थी, यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा 6 का ऑप्शन डी हो जाएगा कि याज्ञवल्क्य को गार्गी द्वारा चुनौती दी गई थी है ना। तो याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो बृहद उपनिषद में मिलता है। ठीक है, बृहदोपनिषद में मिलता है, ऑप्शन बन जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था ये कब हुआ था। तो चलिए डेट बताइए जल्दी से। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट बना दिया है, वहां पर सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, साथ में जितने लोग अभी तक जुड़े रहे हैं और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। चलिए कह रहे हैं शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 7 नंबर में। तो भाई 7 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा 1674 में है ना। 1674 में किसने कराया था, तो आपके काशी के एक प्रसिद्ध थे आपके विद्वान गंगा भट्ट है ना, और या इन्हें हम विश्वेश्वर भट्ट भी के नाम से जानते हैं। रायगढ़ में हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछे ये कहाँ पर हुआ था, तो रायगढ़ में इनका आपका कह सकते हैं क्या हुआ था, शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, माता का नाम जीजाबाई था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी। विजयनगर राज्य की स्थापना जो किया था किसने किया था। चलिए यहाँ पर आपके जवाब आ रहे हैं हरिहर बुक्का, मतलब आपका जवाब बिल्कुल सही है। हरिहर बुक्का ने किया था। कब किया था, तो 1336 में। लेकिन हरिहर बुक्का जो संबंधित थे किससे संबंधित थे, तो आपके संगम वंश से। किससे, संगम वंश से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। यहाँ पर महमूद गजनवी की बात कह रहा है ना। यहाँ पर बताइए कितनी बार आक्रमण किया था। तो आपने यहाँ पर पढ़ा होगा, कई बार आपने पढ़ा है कि आपने 17 बार यहाँ पर आक्रमण किया था। कितने बार, 17 बार आक्रमण किया था है ना। और कह सकते हैं कि इन आक्रमणों का उद्देश्य था कि भारत में स्थायी मुस्लिम सत्ता स्थापित करना नहीं, बल्कि लूटपाट करना था ना। ये सिर्फ इसीलिए लड़ाई कर रहा था कि लूटपाट कर सके है ना अच्छे से। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत सेवक संघ समाज की स्थापना किसने की थी। भारत सेवक संघ समाज की स्थापना जो किया था किसने किया था, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। याद रखिएगा, इसे हम लोग बोलते हैं सर्वेंट इंडिया ऑफ सोसाइटी बोलते हैं। ठीक है ना, और इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। कहाँ पर, पुणे में। पुणे कहाँ पर, महाराष्ट्र में। ठीक है, 1905 में किया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 10 का ऑप्शन भी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। और कब, तो 1905 में भारत सेवक समाज, या कह सकते हैं इस इंग्लिश बोलते हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था पुणे में। ठीक है, अगला दिया गया है कि किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। आप सभी को पता है पद्मा के नाम से किसे जानते हैं।
तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है गंगा। तो जवाब बिल्कुल सही है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहते हैं, है ना, और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। जब गंगा और जमुना दोनों मिलती हैं तब दोनों ही बोल जाती हैं मेघना बोला जाता है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? बी नंबर इसका जवाब आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? अच्छे क्वेश्चन आपके हैं, है ना। तो चलिए बताइए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? 12 का जवाब क्या बनेगा? यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है, यहाँ पर आपका एक सिंह गाने के लिए, है ना। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये नंबर एक सिंह के जो गैंडे होते हैं इनके लिए है। अच्छा ये बताइए कहाँ पर पड़ता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? चलिए बताइए कहाँ पर पड़ता है, कौन से राज्य में पड़ता है? असम में। तो देखिए असम में आपको पड़ता है, एक सिंह के गाने के लिए प्रसिद्ध है और कह सकते हैं कि यूनेस्को द्वारा इसे मतलब विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? पाक जल संधि किन दो देशों के बीच आपकी स्थित है? चलिए तो ये बताइए भारत पाकिस्तान लगाना है क्या? कौन सा लगा दें? तो यहाँ पर 13 का ऑप्शन क्या लगा दें? यहाँ पर भारत श्रीलंका। याद रखिएगा कि पाक से पाकिस्तान मत लगाइएगा, ठीक है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं है, ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एशिया की सबसे लंबी नदी आपकी बताना है। एशिया की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी हो जाएगी? चलिए 14 का जवाब देना है। यहाँ पर यांगसी, है ना। देखो इसका राइट आंसर जो आपका बनेगा ये आपका बन जाएगा ये नंबर कि इसे यांगसी या इसे यांगजे कहा जाता है। क्या? इसे यांगजे नदी कहा जाता है जो कि चीन में प्रवाहित होती है। एशिया की सबसे लंबी आपकी नदी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह इनमें से कौन सा है? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह इनमें से कौन हो जाएगा? तो चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर आपका शुक्र ग्रह, है ना। शुक्र ग्रह जो आपका है ये सबसे चमकीला ग्रह है ना। और इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह में अगर देखा जाए तो आपके जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, H2SO4 के साक्ष्य भी देखने को मिले हैं। अर्थात क्वेश्चन ये पूछे कि कौन से ग्रह में सल्फ्यूरिक अम्ल के साक्ष्य मिले हैं, तो आपकी इसी में सल्फ्यूरिक अम्ल के साक्ष्य भी मिले हैं। इसे शाम का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है आपसे पूछा गया है। चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है, देखो 5वीं पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 दिया गया है ना। तो भैया क्या ये पहला पॉइंट सही है? भैया पहला ही पॉइंट आपका गलत हो गया, क्योंकि 5वीं पंचवर्षीय योजना इस समय थी कहाँ? चौथी थी, जिसमें से कह सकते हैं लॉकडाउन लग गया था, मतलब कह सकते हैं कि 1 ईयर प्लान चलने लगे थे। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। 8वीं जो चली थी 92 से 97, 11वीं 7 से आपकी 12 और पहली आपकी 51 से 56। पहला गलत है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है। मतलब भारत में जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी में किसका उत्पादन करते हैं? यहाँ पर 17 का जवाब देना है। 17 का राइट आंसर। चलिए 17 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। कुछ लोगों ने जवाब दिया है कपास के लिए। तो जवाब आपका बिल्कुल सही है। कपास की फसल के लिए सर्वोत्तम आपकी मिट्टी होती है ना, जो कि भारत के गुजरात में, महाराष्ट्र में, पंजाब में और आपके आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक रूप में पाई जाती है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे निम्नलिखित में से वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर जनरल आपका कौन सा है? चलिए 18 का जवाब देना है। इनमें से राइट आंसर इनमें कौन सा हो जाएगा? आरबीआई के जो आपके गवर्नर है कौन है? तो चलिए शक्तिकांत दास, है ना। इन ऑप्शन के अनुसार क्या लगाएंगे? यहाँ पर बी नंबर शक्तिदास, आपका शक्तिकांत दास ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जीएसटी क्या है? चलिए यहाँ पर 19 का जवाब देना है कि जीएसटी क्या है। जीएसटी आपसे पूछा गया है। तो चलिए जीएसटी यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन यहाँ पर आपका अप्रत्यक्ष है या प्रत्यक्ष है? तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आपको कह सकते हैं ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। कैसा है? इनडायरेक्ट कर है। याद रखिएगा कि भारत में लागू कब हुआ, है ना। तो आपके 1 जुलाई को स्टार्ट आपका हो गया था, जो कि आपका कह सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आपका है 2017 से। कब? तो 1 जुलाई, ये डेट याद रखिए, 1 जुलाई 2017 से ये आपका लागू हो गया था, ठीक है ना, जो कि एक अप्रत्यक्ष कर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन जो किया किसने किया? श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन जो किया वो किसने किया था? तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब बन जाएगा 20 नंबर में। कुछ लोगों ने जवाब दिया है सी। ये आपका स्मिथ की धारणा है। क्या है ये धारणा? किसकी है? तो आपकी स्मिथ की धारणा है, जो कि आधुनिक रूप में आपके अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है, ठीक है ना। तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो याद देखिए सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। किसमें? तो 21 का ऑप्शन बन जाएगा सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आपका आधारित है। जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, जो कि राजस्थान में है ना। 73वें संविधान संशोधन, ये कह सकते हैं कि 92 के तहत आपके पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा भी दिया गया था, है ना। इसका उद्देश्य है कि स्थानीय जनता का विकास हो सके। तो बात तो वही हो गया ना कि लोकतांत्रिक विकेंद्री को सुनिश्चित करना आपका है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ पर देखो दिया है मुख्य न्यायाधीश दिया है, चाहे वो आपके हाई कोर्ट की बात हो चाहे आपके सुप्रीम कोर्ट। मतलब देखा जाए तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो आपके न्यायाधीश होते हैं वो आपके राष्ट्रपति ही करते हैं। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा भाई इसमें? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा भाई? राष्ट्रपति हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति, जिसे हम लोग कोरम कहते हैं, है ना, तो इनकी जो संख्या है वो आपकी कितनी होती है? मतलब गणपूर्ति संख्या या कोरम की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? चलिए 23 क्वेश्चन देना है। यहाँ पर जवाब आ रहा है यहाँ पर 1/23
1/10 जवाब सही है। सी नंबर आपका हो जाएगा 1/10 सदस्य आपका संख्या होना चाहिए, जिसे गणपूर्ति कहते हैं, जिसे हम लोग का कोरम भी कहते हैं। मतलब किसी भी कार्यवाही के लिए इतने लोग मौजूद होना चाहिए, जो कि आर्टिकल नंबर आपके 100 के थर्ड में ये आपका बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? चलिए 24 को ऑप्शन यहाँ पर देना है और 24 को ऑप्शन आ रहा है डी नंबर। तो जवाब बिल्कुल सही है, ये आपके आयरलैंड से है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से? आयरलैंड है, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान की एक उद्देश्य का अर्थात प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? चलिए बताइए, संविधान के जो उद्देश्य का है इसका संशोधन जो किया गया है वो कितनी बार किया गया था? चलिए यहाँ पर आपका जवाब देना है। तो यहाँ पर जवाब आ रहा है प्रस्तावना से संबंधित यहाँ पर एक बार हुआ है ना? बिल्कुल सही है कि आपके एक बार हुआ है। और ये कब हुआ था? जो आपका 42वां संविधान संशोधन, कब? तो आपके 1976 में आपका हुआ था, जिसमें से कह सकते हैं समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष जिसे बोलते हैं, और अखंडता जैसे शब्दों का प्रयोग या कह सकते हैं जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन दिया है श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? अर्थात जो श्वेत रंग होता है उसमें कितने रंग होते हैं? तो आप सभी ने पढ़ा है कि श्वेत प्रकाश के जो रंग होते हैं आपके 7 होते हैं। देखने में तो सफेद होता है, लेकिन रंग कितने होते हैं श्वेत प्रकाश में? देखो श्वेत रंग नहीं है, श्वेत प्रकाश है ना? तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर? डी नंबर 7 आपके होते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं आपसे पूछा गया 27 नंबर में। तो चलिएगा इनपुट डिवाइस में यहाँ पर देखते हैं क्या क्या पॉइंट आपका यहाँ पर हो सकता है। चलिए स्कैनर दिया है, जॉयस्टिक दिया है, प्लास्टर दिया है, और इसमें दिया है इनमें से कोई नहीं। कौन सा बनेगा? तो देखिए 27 का ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा कौन सा? तो यहाँ पर देखिएगा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो देखो यहाँ पर स्कैनर इनपुट है, जॉयस्टिक है, लेकिन यहाँ पर प्लास्टर जो आपका है ये नहीं है। तो ऑप्शन केवल हो जाएगा कौन सा? थर्ड, केवल थर्ड नंबर, ये इनपुट डिवाइस आपका नहीं है। ठीक है ना? ये आपको किस में आती है? तो प्लास्टर जो आपका आता है, प्लाटर, सॉरी माफ करिए, प्लास्टर नहीं है, प्लाटर है। प्लाटर जो आपका आता है ये आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आपका आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम बताइएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? चलिए सभी लोग यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो चलिए यहाँ पर देखिएगा 28 नंबर में, 28 में ब्लीचिंग पाउडर देखिएगा, यहाँ पर रासायनिक सूत्र आपका होता है CaOCl2, मतलब जिसे बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो यहाँ पर 28 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर बी नंबर आपका हो जाएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बन जाएगा। ऑप्शन बनेगा कौन सा? बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग इनमें से कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग इनमें से कौन सा हो जाएगा? चलिए 29 का जवाब देना है, 29 नंबर में। तो चलिए 29 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, सबसे बड़ा अंग क्या होता है? यहाँ पर आपका यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। ऑप्शन बन जाएगा सी नंबर। चलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्यों में रक्तचाप सामान्यता कितना होता है? मनुष्यों में रक्तचाप सामान्यता होता है कितना होता है? चलिए रक्तचाप देखो बिल्कुल यहाँ पर एक पॉइंट को याद रखिएगा हमेशा, 120 आपका ऊपर ज्यादा होता है और 80 आपका होता है छोटा नीचे होता है। तो ये मतलब ये प्रक्रिया याद रखिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि 80 बटे क्या देता है 120, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, है ना? तो याद रखिए 120 बटे 80 आपको हमेशा याद रखना है, 120 बटे कितना होता है? 80 होता है। ठीक है ना? जो कि धमनियों में रक्तदाब की 2 अवस्थाएं आपकी होती हैं। ठीक है ना? क्लियर हो गया है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मतलब इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? चलिए बताइएगा कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है यहाँ पर 36 नंबर में। तो चलिए 36 नंबर में यहाँ पर देख सकते हैं समीर, है ना? कौन? तो यहाँ पर सी नंबर आपका जो होगा समीर। ये समीर आपके रात्रि का पर्यायवाची नहीं है ना? समीर जो आपका है ये रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। वहीं पर रजनी, विभावरी, निशी जो आपके दिए हैं ये रात्रि के पर्यायवाची आपके होते हैं। अच्छा, ये जो समीर होता है किसका पर्यायवाची होता है? तो ये किसका हो जाएगा? तो आपके वायु का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? वायु का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है मुख का विलोम शब्द क्या होता है? मुख का क्या होता है? तो आपका वाचाल होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है आपसे पूछा गया है। तो चलिए 38 वाले में प्रयास करिएगा क्या हो सकता है। तो देखिएगा कह रहा है आपसे यह व्यर्थ बात करने, यहाँ पर व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है। संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई। भाई ने भाई के साथ सलाह की, कृपया प्रत्युत्तर शीघ्र दें। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा? डी नंबर। यहाँ पर देखो विकल्पों में से कौन सा? यहाँ पर ऑप्शन आपका डी नंबर, इसका जवाब बिल्कुल से आपका राइट हो जाएगा, है ना? क्लियर है ना? देखो यहाँ पर पहले वाले में क्या दिया है? व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ नहीं है ना? क्या होगा कि व्यर्थ की बात करने से, क्या यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं इसमें शुद्ध करने के लिए कि व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ नहीं है। ठीक है, बी वाले में क्या करें? तो देश में निराशा छा गई, है ना? ये करना चाहिए था। और तीसरे में भाई ने भाई को सलाह दी, है ना? ये आपको कहना चाहिए था। ठीक है ना? या भाई ने भाई से सलाह ली, ऐसा बोलना चाहिए था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो चलिए यहाँ पर हिंदी साहित्य का एक क्वेश्चन मिलना है। वैदेही वनवास जो रचना है किसकी है? चलिए हरिऔध की है। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है वैदेही वनवास, है ना? और भी इनके हमने बताया था कि जैसे आपका रस कलश हो गया, परिप्रवास हो गया, है ना? परिजात, कल्पलता, ये इनकी महत्वपूर्ण आपकी रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द आपका दिया गया है नदी कैसी है, पानी कैसा है, इलायची कैसी है, प्याज कैसी है। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर पानी। पानी जो आपका होता है पुल्लिंग होता है ना? ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है
यहाँ पर 51 नंबर कि अप्रैल 2021 को बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांतिर उग्रसेना 2021 किस देश में आयोजित किया गया है। ये शांतिर उग्रसेना ये सैन्य अभ्यास आपका है और ये जो आयोजित किया गया है कहाँ पर किया गया है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए 51 का जवाब देना है। यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा, तो चलिए बांग्लादेश, यहाँ पर कुछ लोग जवाब दे रहे हैं 51 नंबर में, तो आपका ये बांग्लादेश में आपका जवाब राइट हो जाएगा कि आपके बांग्लादेश में आपके जो राष्ट्रीय बहुसैन्य अभ्यास आपका है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि मई 2021 में किस भारतीय महिला को अलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। चलिए यहाँ पर 52 का जवाब देना है। ये देखिए किस भारतीय महिला को अलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। यहाँ पर 52 का ऑप्शन बनेगा बी। ये है आपकी न्यायमूर्ति गीता मित्तल। कौन है, तो भैया यह न्यायमूर्ति गीता मित्तल है, इन्हें पुरस्कार आपका प्रदान किया गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपकी क्या थी, पूर्व मुख्य न्यायाधीश थी आपकी जम्मू कश्मीर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जून 2021 में अधिसूचित असम के 7वें राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। तो चलिए अच्छा क्वेश्चन आपका दिया है, राष्ट्रीय उद्यान से है। ये जून 2021 में अधिसूचित किया गया है असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान। इनमें से 53 नंबर में कौन सा जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। तो चलिए 53 नंबर में, तो 53 का ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर 53 नंबर में ऑप्शन आ रहा है डी। देखिए ये आपका दिया कौन सा, तो देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, तो ये आपका है देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य। ये असम के 7वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है और जून में ही असम सरकार ने रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व को भी राज्य के 6ठे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में किया है। तो यहाँ पर याद रखिए 2 पॉइंट है ना, 6ठा नंबर का जो आपका है वो आपका है रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व, उसे 6ठे नंबर का, और 7वें नंबर का है देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मई 2021 में IFSCA ने किसकी अध्यक्षता में निवेश कोष पर विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। तो देखिएगा कि किसकी अध्यक्षता में, यहाँ पर आपका 54 का ऑप्शन बनेगा, ये 80 नंबर नीलेश शाह की अध्यक्षता में यहाँ पर कह सकते हैं निवेश कोष पर विशेष समिति का गठन किया गया है, नीलेश शाह की अध्यक्षता में। ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। और कह सकते हैं कि ये जो आपका है कोटक महिंद्रा है ना, क्या है ये, कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड है ना, ये प्रबंधक निदेशक आपके हैं नीलेश शाह, ठीक है। किसके हैं, कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक है नीलेश शाह। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जून 2021 में कौन सा राज्य भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य आपका बन गया है। अच्छा क्वेश्चन है, नोट करिएगा 55 नंबर में, ये रेबीज मुक्त आपका हो गया है। यहाँ पर आपका जवाब सही क्या बन जाएगा, तो राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर। ये आपका गोवा है। कौन है आपका भाई, ये गोवा है, जो कि याद रखिएगा गोवा के जो मुख्यमंत्री थे प्रमोद सावंत ने गोवा को रेबीज मुक्त राज्य घोषित कर दिया है। रेबीज मुक्त घोषित होने वाला ये देश का पहला राज्य भी बन चुका है, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जून 2021 में किस उत्तर प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक अर्थात DGP नियुक्त किया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन काफी हाईलाइट में था, है ना। तो यहाँ पर बताइए कौन सी आपका जवाब बन जाएगा। ये आपके वरिष्ठ IPS अधिकारी रहे हैं मुकुल गोयल। कौन, मुकुल गोयल। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन, इसे नोट कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। ये मुकुल गोयल हैं, मुकुल गोयल को उत्तर प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है और ये कह सकते हैं 1987 बैच के IPS अधिकारी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है बीजिंग 3 क्या है। देखिए एक आपको दिया गया है बीजिंग 3, ये आपका है क्या, तो देखिएगा बीजिंग 3 जो कि यहाँ पर 57 नंबर में क्या बनेगा, तो ये आपका उपग्रह है। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर 57 का ऑप्शन डी हो जाएगा कि आपके जो चीन था इसने 4 उपग्रह लॉन्च किए थे, है ना, जो कि आपको उसमें से बीजिंग भी शामिल था, है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर, ये उपग्रह है। अगला क्वेश्चन दिया गया है अप्रैल 2021 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत किस स्थान पर है। तो ये बताइएगा कि विश्व में सर्वाधिक जो सैन्य सेवा पर सैन्य मतलब जो सैनिक होते हैं इन पर खर्च करने वाले देशों में जो भारत का स्थान है वो आपका कौन सा स्थान है। यहाँ पर जवाब जो बनेगा कौन सा बन जाएगा, 58 में। तो याद रखिएगा इसमें से तीसरे स्थान पर है, किस नंबर में, तो आपके तीसरे स्थान पर है। पहला स्थान देखा जाए तो आपका अमेरिका, दूसरा स्थान आपका चीन, तीसरा स्थान आपका भारत, चौथा स्थान रूस और पांचवा स्थान है यूके है, ठीक है ना। तो याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को भारत में कोविड-19 टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। तो चलिए इस डेट को भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर डेट आपसे दे दी गई है, तो इस डेट को भी आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। तो आपको 16 जनवरी, कब से, 16 जनवरी याद रखिएगा कि 16 जनवरी 2021 को, है ना, टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया था और टीकाकरण कार्यक्रम का पहला टीका एम्स दिल्ली के जो सफाई कर्मी थे, है ना, ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि सबसे पहले कहाँ लगाया था, दिल्ली में। और दिल्ली में कहाँ पर आपका एम्स है, और एम्स में एक थे सफाई कर्मचारी की बात करते हैं तो नाम क्या था, मनीष कुमार, ठीक है। तो मनीष कुमार को सबसे पहला टीका लगा था दिल्ली के एम्स में लगाया गया था, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। जितने भी पॉइंट आपके यहाँ से हमने बताया है कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। और इसके दौरान ही देश में निर्मित 2 टीके आपके थे, कोविशील्ड और आपका कोवैक्सीन, है ना, जो कि देखा जाए ये 2 डोज आपके लगाए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि दिसंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र
विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो चलिए इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिएगा। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को जो स्थान मिला है वो आपका कौन सा स्थान मिला है? 60 नंबर। तो चलिए 60 का ऑप्शन बनेगा कौन सा? डी नंबर 131वां नंबर मिला है। याद रखिएगा कि इस बार को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत आपके मानव विकास सूचकांक में जो कि शामिल किया गया था 189 देश, और 189 देश में 131वां स्थान जो प्राप्त हुआ है वो आपके भारत को प्राप्त हुआ है। और शीर्ष में आपका जो रहा है कौन रहा है? तो शीर्ष में रहा है आपका आयरलैंड, इसके बाद आपका स्विट्जरलैंड और इसके बाद सऊदी अरब, ये आपके रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मुद्रा से संबंधित आपका होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है सऊदी अरब की मुद्रा। तो भैया सऊदी अरब की मुद्रा आप सभी लोग जानते हैं, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए सऊदी अरब की मुद्रा जो हो जाएगा रियाल, है ना। तो 61 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, रियाल हो जाएगा, रियाल। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा आपसे हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है सबरीमाला, है ना, जो कि आपको याद है केरल राज्य के पधानमथिट्टा, है ना, पधानमथिट्टा जिले में स्थित आपका है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, केरल हो जाएगा। और यह मंदिर भगवान आपके अयप्पा को समर्पित है। किसे? तो आपके अयप्पा याद रखिएगा, अगर पूछे कि ये किसको समर्पित है, कौन से भगवान आपके हैं, तो यहाँ पर एक भगवान है आपके कौन से? अयप्पा। ठीक है, अयप्पा भगवान। नोट कर लीजिएगा कि ये जो मंदिर है अयप्पा भगवान को समर्पित है। ठीक है, जो कि आपके कहाँ पर है? केरल में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कर्म योद्धा ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके जीवन पर लिखा गया है? कर्म योद्धा ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके जीवन पर लिखा गया है? तो चलिए यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा? तो देखो आपको पता होगा कर्म योद्धा आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर, कि आपके नरेंद्र मोदी के जीवन पर लिखा गया है। और इस पुस्तक का विमोचन जो किया गया था वो किए थे केंद्रीय गृह मंत्री आपके अमित शाह ने। कब? तो जनवरी 2020 में किया था। तो ये भी क्वेश्चन आपको नोट कर लेना है, बुक है और अच्छी बुक आपका हो जाएगा, है ना। तो आपका किसने किया था विमोचन, ये भी याद रखिएगा। तो आप कह सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह ने विमोचन इसका किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मुख्यालय जो आपका दिया गया है, इसका मुख्यालय आपके कहाँ पर स्थित है? तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ जाएगा 64 नंबर में। यहाँ पर आपका मतलब IAEA आपके मुख्यालय वियना की बात करते हैं तो आपके कहाँ पड़ता है? तो आपके ऑस्ट्रिया में पड़ता है ना। स्थापना की बात करते हैं तो आपके 1957 में, कब? 1957 में इसकी स्थापना हुई थी आपके 29 जुलाई को। 29 जुलाई 1957 की इसकी स्थापना की गई थी। और इसके अगर पूछे कि वियना के महानिदेशक आपके कौन है, अर्थात कह सकते हैं वर्तमान इसके महानिदेशक जो आपके हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के, वो आपके हैं राफेल मैरियानो, ठीक है, ग्रोसी, जो कि आपके अर्जेंटीना के हैं। कौन? राफेल मैरियानो ग्रोसी, जो कि आपके अर्जेंटीना के हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिवर्ष कितने नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो चलिए 65 नंबर में क्या हो जाएगा? तो आपको ऑप्शन बी हो जाएगा 6, है ना। 6 आपके प्राइज प्रदान किए जाते हैं जो कि भौतिकी, चिकित्सा, रसायन, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिवर्ष 29 अगस्त को किसकी जयंती खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है? चलिए यहाँ पर खेल दिवस आपसे पूछा गया है। चलिए जवाब देते रहिएगा फटाफट। चलिए मेजर ध्यानचंद जवाब दे रहे हैं। वीडियो को भी लाइक शेयर करते रहिए जो लोग पहली बार जुड़े हैं, है ना। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यानचंद जवाब लगभग आ चुका है। यहाँ पर ध्यानचंद हो जाएगा। ध्यानचंद को बात करते हैं, इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। इन्हीं के जन्मदिवस को खेल दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य और उसकी राजधानी का सही जोड़ा आपको बताना है, कौन सा सही हो जाएगा? तो भाई ये बताइए, नागालैंड की राजधानी क्या शिलांग है क्या? नहीं है ना। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है ना। क्या है? कोहिमा है, कोहिमा। फिर आपसे दिया है झारखंड की रांची। तो भाई झारखंड की रांची है, मतलब आपका बी नंबर आपका यहाँ पर सही दिया गया है। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड की नैनीताल नहीं है, उत्तराखंड की है देहरादून है। क्या है? देहरादून है आपकी उत्तराखंड की। और छत्तीसगढ़ की है रायपुर। क्या है छत्तीसगढ़ की? तो आपकी रायपुर है। इस कारण से ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका गलत दिया गया है? तो चलिए यहाँ पर भी देख लेते हैं। देखो राजस्थान का क्या है? घूमर है, मतलब पहला पॉइंट आपके यहाँ पर सही दिया है। बिहू जो आपका दिया है असम का है, बिहार का नहीं है। मतलब ये कहाँ का है? आपके असम का है। मतलब आपका यहाँ पर बी नंबर जो आपका है गलत हो गया। भांगड़ा आपके पंजाब का है, लावड़ी आपके महाराष्ट्र का है ना। तो चलिए अगला है, भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी पूछा गया। भूटान की राजधानी क्या हो जाएगा? थिम्पू हो जाएगा। क्या? थिम्पू। ऑप्शन बनेगा कौन सा? डी नंबर की भूटान की राजधानी थिम्पू है। और ये भूटान दिखा जाए सबसे बड़ा नगर है ना, जो थिम्पू है। थिम्पू या भूटान का सबसे बड़ा आपका नगर भी है ना। भूटान को लैंड ऑफ थंबरबोल्ट भी कहा जाता है। भूटान को लैंड ऑफ थंबरबोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ यहाँ पर सुमेलित करना है कि किसका सही इसमें से आपका जवाब बन सकता है। तो देखिएगा यहाँ पर जो आपके अमजद अली खां है, अमजद अली खां का संबंध है सरूद से है। किससे? सरूद से। इसका 2 हो जाएगा। अली हुसैन का संबंध किससे है? तो शहनाई वादक से है, तो इसका 4 हो जाएगा। और हरिप्रसाद चौरसिया भी आपको तो पता है आपके बांसुरी वादक है ना। क्या है? बांसुरी वादक है, इसका 1 हो जाएगा। और अल्लाह रखा जो आपके हैं वो आपके तबला वादक हैं, तो इसका आपको 3 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 2 4 1 3 कहीं पर है 2 4 1 3। ऑप्शन यहाँ पर आपका 3rd नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है और एक कर्म के बारे में दिया गया है ना। कह रहा है जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है उन सबके प्रति उत्कंठा पूर्वक आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं।
साहित्यिक मीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद बताए हैं। इनमें से सबसे प्राचीन प्रधान आपका कौन है? युद्धवीरता है। तो देखिएगा अगर पूछेगा यहाँ पर, अगर पूछे सबसे प्राचीन कौन है, तो आपका कौन सा? युद्धवीरता है, सबसे प्राचीन है, जिसमें आघात होती है, पीड़ा होती है, मृत्यु की परवाह नहीं होती है। और इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन जो होता है अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसमें से साहस और प्रत्यय दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुंचते हैं। पर केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह का जो स्वरूप होता है वो स्फूर्त नहीं होता है, उसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न, उसकी उत्कंठा का योग सहित होता है। तो चलिए बताइएगा यहाँ पर कह रहा है सबसे प्राचीन वीरता कौन सी है? सबसे प्राचीन वीरता कौन सी है? अब जवाब दीजिएगा कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा युद्ध वीरता। क्या अभी हमने बताया कि सबसे प्राचीन कौन सी है? तो युद्ध वीरता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला है युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रकृति अपेक्षित है? तो भैया युद्ध वीरता के लिए क्या होना जरूरी है यहाँ पर? तो यहाँ पर साहस होना जरूरी है ना? क्या प्रयत्न भी करना जरूरी है, और कष्ट कहने का जो सहने का धीरज होता है ये भी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्कंठा पूर्वक आनंद किसके अंतर्गत लिया जा सकता है? उत्कंठा पूर्वक आनंद जो लिया जा सकता है किसके द्वारा लिया जा सकता है? तो उत्साह के अंतर्गत। क्या? उत्साह के अंतर्गत। तो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला दिया गया है कि साहित्यिक मीमांसों में ने वीरता के कौन कौन से भेद आपके किए हैं? तो अभी आपने गद्यांश पढ़ा, तो साहित्य मीमांसों ने क्या किया है कि आपके यहाँ पर आपके युद्धवीर, दानवीर और दयावीर ये आपके इसमें से हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है उत्साह के भेद किस आधार पर किए जाते हैं? उत्साह के भेद जो किए जाते हैं किसके आधार पर करते हैं? तो यहाँ पर 75 का जवाब क्या बनेगा? यहाँ पर आपका बन जाएगा डी। कष्ट या हानि के भेद के आधार पर हमने बताया कि आपके 3 प्रकार के आपके होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको जो दिया गया है ये लघु उद्योगों से दिया गया है, कुटीर उद्योगों से संबंधित आपका दिया है, क्योंकि पहला पॉइंट दिया है लघु उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जिनके समारंभ एवं आयोजन के लिए भारी भरकम साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो थोड़े से स्थान पर थोड़ी पूंजी और आपके अल्प साधनों से आरंभ किए जा सकते हैं, फिर भी उन्हें सुनिश्चित ढंग से अत्यधिक लाभ प्राप्त करके देश की निर्धनता, गरीबी, विषमताओं से एक सीमा तक लड़ा जा सकता है। अपने आकार, प्रकार या साधनों की लघुता, अल्पता के कारण ही इस प्रकार के उद्योगों या धंधों को कुटीर उद्योग भी कहा जाता है। इस प्रकार के उद्योग धंधे अपने घर में ही आरंभ किए जा सकते हैं और अपने सीमित साधनों का सदुपयोग करके आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है और सुखी समृद्ध बना जा सकता है। भारत जैसे देश के लिए तो इस प्रकार के लघु उद्योगों का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ युवाओं की एक बहुत बड़ी संख्या बेरोजगार है। इसी कारण महात्मा गांधी ने मशीनीकरण का विरोध किया था। तो देखो एक क्वेश्चन आपको मिलेगा हमेशा, क्या कि महात्मा गांधी ने विरोध किसका किया था? तो याद रखिए महात्मा गांधी ने मशीनीकरण का विरोध किया था। क्यों किया था? क्योंकि अगर मशीन अगर आ जाती है तो उससे क्या हो जाएगा, जो आपके रोजगार हैं वो आपके कह सकते हैं बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि मशीन कोई काम 10 लोगों का काम एक साथ कर देती है ना, अकेले कर लेती है, तो भाई 9 लोग क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। इसलिए गांधी ने कहा कुटीर उद्योग आपका सबसे बेस्ट है, इसलिए मशीनीकरण का इन्होंने विरोध किया था, ठीक है। यह स्पष्ट धारणा थी कि लघु उद्योगों को प्रयास देने से लोग स्वावलंबी बनेंगे, मजदूर किसान फसलों की बुआई कटाई से फुर्सत पाकर अपने खाली समय का सदुपयोग भी करेंगे। इस प्रकार आर्थिक समृद्धि तो बढ़ेगी, साथ ही लोगों को अपने घर के पास रोजगार मिल सकेंगे। मतलब यहाँ पर देखो दिया है कि अगर भैया अगर सुविधाएं किसी भी व्यक्ति को प्रदान कर दी जाए, क्या अगर सुविधाएं अगर व्यक्ति को प्रदान कर दी जाए तो भैया आलसी हो जाएगा पूरी तरीके से, पता है अपने खाली समय का वो सदुपयोग करने लगेगा। तो चलिए आइए हम लोग टेस्ट पर फोकस करते हैं। कह रहा है उन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है, तो बताइए किन उद्योगों को लघु उद्योग कहते हैं? आपने पढ़ा है, अब आप लोग जवाब देंगे, हम सबसे बाद में देंगे, आप लोग इसका जवाब जल्दी जल्दी दोगे। तो चलिए क्या जवाब हो जाएगा कि जो कम साधनों से शुरू किए जाते हैं उन्हें हम लोग लघु उद्योग कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मशीनीकरण से तात्पर्य क्या है? मशीनीकरण से मतलब क्या यहाँ पर हो जाएगा? मशीनीकरण का यहाँ पर तात्पर्य किस चीज से दिया गया है? तो देखिएगा यहाँ पर 77 में ऑप्शन कि मशीनों का अत्यधिक उपयोग किया गया है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर, ठीक है। और अगला क्वेश्चन दिया है कि लघु उद्योगों के प्रयास देने से संदर्भ में गांधी जी की क्या धारणा थी? मतलब गांधी जी ने क्या धारणा दिया कि लघु उद्योग से क्या दिक्कत हो सकती है, क्या फायदे हो सकते हैं? उन्होंने कहा था लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बन जाएगा डी नंबर, ठीक है ना, क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत जैसे देश के लिए लघु उद्योग धंधों का महत्व क्यों बढ़ जाता है? भारत जैसे देश के लिए लघु उद्योग जो धंधे होते हैं क्यों महत्व बढ़ गया है? यहाँ पर 79 में। तो देखिए 79 का ऑप्शन क्या बन सकता है? मतलब क्योंकि यहाँ बहुत से लोग काम की जरूरत है ना, नाम काम की जरूरत तो आपकी है ना। तो पहला इसका जवाब क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो ये रहा आपके यहाँ पर गद्यांश जो कि आपने पूरा का पूरा यहाँ पर टेस्ट पेपर आपका लगाया है, ठीक है ना। और यहाँ पर कमेंट करिएगा कि कितने क्वेश्चन आप लोगों को जा रहे हैं। सभी लोग वीडियो